दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं एक और पेपर लेकर के, और आज का पेपर है पीजीटी हिंदी का। तो पीजीटी हिंदी के पेपर को आइए सोल्व कर लेते हैं। तो पहला सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के लिए एक नाम दिया था जिसका नाम था वीरगाथा काल। दूसरा सवाल है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ये कथन किस आलोचक का है, ये सवाल पूछा गया है। जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ काल विभाग एक चैप्टर आता है, उसकी फर्स्ट लाइन ये है। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कोट्स है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट सवाल जो है वो आता है, हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? और हिंदी का पहला महाकाव्य आप सबको पता है, पृथ्वीराज रासो को माना जाता है हिंदी का पहला महाकाव्य। अगला सवाल, आला जो वीर गीत हैं वो किस ऋतु में गाए जाते हैं? आला जो है आप सबको पता है, आला जो है बारिश की ऋतु में गाए जाते हैं, यानी कि वर्षा ऋतु इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासों की उत्पत्ति किससे मानी है? कौन सा शब्द है जिसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द मानते हैं कि वहाँ से निकला? तो वो शब्द था रासक। तो रासक से रासो निकला है हजारी प्रसाद द्विवेदी के मुताबिक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 6, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये कथन किस कवि के संदर्भ में प्रयोग किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? जी हाँ, प्रकरण 4 जब आप देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने वहाँ ये बात कही थी, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक बताया, वैसे ही इन पदों को भी। ये बात विद्यापति के बारे में कही थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आप सब इससे भली भांति परिचित हैं, तो ये विद्यापति के लिए था। नेक्स्ट जो है वो आ जाता है, हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक इतिहास है या उनकी एक रचना है। उसके बाद, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। बहुत फेमस कोट्स है। भक्ति आंदोलन के सूत्रपात कब हुआ, कैसे हुआ, उसके संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये मानना था कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर है। अगला एक पंक्ति है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये पंक्ति किस काव्य धारा की कवि की है? तो ये पंक्ति आप सबको पता है, राम काव्य धारा में आती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 10 है, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक सिद्धांत का प्रवर्तन किया? वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद दिया था। ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। कबीर के दीक्षा गुरु कौन थे? कबीर के दीक्षा गुरु रामानंद थे। तो बहुत आसान सवाल, कबीर के दीक्षा गुरु कौन थे? रामानंद थे। अगला सवाल आ जाता है कि अष्टछाप के निम्नलिखित कवियों में कौन सा कवि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? जब आप देखेंगे तो वल्लभाचार्य का शिष्य की तरफ जाएंगे तो ये सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, कुम्भनदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, नंददास ये वल्लभाचार्य के शिष्य न होकर के विट्ठल के शिष्य थे। तो यहाँ ये नंददास जो है वो नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, मीराबाई की उपासना किस भाव की थी? मीराबाई की जो भावना थी, भक्ति भावना, वो माधुर्य भाव की भक्ति भावना थी। अगला सवाल, इंद्रावती ये एक प्रेमाख्यान है और इसकी रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर है, सूफी काव्य धारा की इस जो रचना के लेखक थे वो नूर मोहम्मद थे। नूर मोहम्मद की रचना थी। अगला सवाल बहुत आसान है ये भी, निम्नलिखित में से कौन सा कवि निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का नहीं है? आप सब देख रहे हैं, मलुकदास, सुंदरदास, धर्मदास, ये तीनों जो हैं वो निर्गुण पंथ से हैं। चतुर्भुज दास जो है वो आप जानते हैं अष्टछाप के कवि हैं, तो ये कृष्ण काव्य धारा में चले जाएंगे। तो ये चतुर्भुज दास जो है निर्गुण काव्य धारा में नहीं आएंगे। सवाल नंबर 16, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी सूरदास की एक रचना है जिसमें दृष्टिकूट पद हैं, आप सबको याद भी आ रहा होगा। तो सूरदास की रचना है साहित्य लहरी।
बहुत फेमस पंक्ति, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गए हरि नाम। ये कही थी कुंभन दास ने। इसका सही उत्तर होना चाहिए कुंभन दास। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राम भक्ति काव्य की नहीं है? राम भक्ति काव्य में आप मर्यादा भाव पाएंगे, नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम का। समन्वयता, बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी को देखेंगे तो समन्वय तुलसीदास में हर का मिलता है, आपने हर जगह देखे होंगे। प्रबंध काव्य वहाँ बहुत लिखे गए हैं तो प्रबंधात्मकता भी है। स्वच्छंदतावाद वहाँ नहीं है, यानी कि स्वच्छंद तरीके से किसी ने वहाँ काम नहीं किया है, तो स्वच्छंदता विशेषता राम काव्य धारा की नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मध्यकालीन कृष्ण काव्य की भाषा क्या थी? कृष्ण काव्य की भाषा ब्रज भाषा है। बहुत आसान सवाल। अगला सवाल, तुलसीकृत महाकाव्य रामचरितमानस में कितने कांड हैं? अब बताइए, इससे आसान सवाल आपके लिए क्या होगा? 7 कांड हैं रामचरितमानस में। आपको नाम सबको याद है, कौन कौन से कांड हैं कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? अलंकृत काल कहने वाले मिश्र बंधु थे, यानी कि मिश्र बंधु विनोद में जिक्र किया गया है रीतिकाल को अलंकृत काल नाम देकर के। अगले सवाल पर आता हूँ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से रीति काव्य का कौन सा मुख्य वर्ण्य विषय नहीं है? रीति काव्य का वर्ण्य विषय इनमें से कौन सा नहीं है? नायिका भेद के ग्रंथ रीति काव्य में पाए जाते हैं, श्रृंगार भर भर के बड़ा पड़ा है, और नक्शिक वर्णन, अगर ये दोनों ऊपर के हैं, नायिका भेद और श्रृंगार है, तो नक्शिक वर्णन होना वहाँ पर स्वाभाविक होता है। नक्शिक मतलब एडी से चोटी तक का, तो ये तो होगा ही होगा। परमाशक्ति की जो भावना है वो रीति काव्य में नहीं है। अब आगे अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का है? रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि हैं आप सब जानते हैं, घ्राणानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, ये जो हैं रीति मुक्त काव्य धारा में आते हैं। तो इनमें से द्विजदेव जो है ऑप्शंस में सामने नजर आ रहा है, तो द्विजदेव इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छत्रसाल दशक, ये इसका रचनाकार कौन है? इसके कवि का नाम आपको बताना है। जी हाँ, आपको पता है, भूषण ने छत्रसाल बुंदेला के लिए लिखे थे छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, ये रचनाएं जो हैं भूषण की हैं। तो छत्रसाल दशक जो है वो भूषण की रचना है। अगला सवाल, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवि देव के कितने ज्ञात ग्रंथों का उल्लेख किया है? जी बिल्कुल, आप जब रीतिकाल उठा करके देखते हैं, देव का वर्णन वहाँ पर किया गया है। वहाँ कहा गया है कि ऐसे तो बहुत सी रचनाएं मिलती हैं देव की, लेकिन 23 रचनाओं के नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वहाँ पर दिए हैं। तो 23 रचनाएं जो हैं वो देव की आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में मिलेंगी, जबकि प्राप्त रचनाओं में आपको 72 नज़र आती हैं। देव ने 72 रचनाएं की थी, लेकिन शुक्ल जी ने 23 का ही उल्लेख किया है। तो सवाल नंबर 26 पे चलते हैं। सवाल नंबर 26, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकासे ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। तो ये बिहारी की पंक्ति, बिहारी ने राजा जयसिंह के लिए पंक्ति लिखी थी। महाकवि बिहारी ने किसको लक्षित करके लिखा था? राजा जयसिंह को लक्षित करके लिखा था। और किस्सा आपको पता ही है, नहीं पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अगली एक पंक्ति, इसके कवि देव थे। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन, ये जो पंक्ति है बहुत फेमस पंक्ति है। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। वही रामचंद्र शुक्ल का इतिहास उठाते हैं तो ये लाइन आपको डार्क में मिलेगी पूरी, और वहाँ आपको पता लग जाएगा कि ये देव की पंक्ति है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगला सवाल बहुत आसान, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, उक्त विचार किसका था? उक्त विचार भारतेंदु हरीशचंद्र का था। बहुत बढ़िया ये विचार था भारतेंदु हरीशचंद्र का। भारतेंदु हरीशचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला सवाल, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? प्रिय प्रवास में तत्सम प्रधान संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है, ये बिल्कुल सही बात है और ऐसी चीज़ें आपको उसमें मिलती हैं। प्रिय प्रवास में अति मानवीय अलौकिक घटनाओं को बौद्धिक धरातल पर प्रस्तुत किया गया है, ये बात भी सही है। प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण को समाज सुधार और देश वत्सलता के मार्ग पर चलाया गया है, ये बात भी सही है।
चौथा सवाल जो है वो अपने आप में ही गलत होगा। तो प्रिय प्रवास में प्रेम पचड़ों में फंसी राधा को केवल कृष्ण वियोग में मगन दिखाया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो प्रेम प्रसंगों में पढ़ करके पचड़ों में फंस करके केवल कृष्ण वियोग में मगन रहे, नहीं। तो अगला सवाल नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। गोवर्धन दास किस नाटक का पात्र है? अंधेर नगरी चौपट राजा, ये एक नाटक था अंधेर नगरी, प्रहसन था ये। उस प्रहसन में से गोवर्धन दास चेला था गुरुजी का। गुरुजी के 2 चेले थे, दूसरे चेले का नाम आपको बताना है, दूसरे शिष्य का नाम क्या था, कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। गोवर्धन दास उनका चेला था। अगला सवाल एक और, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी? आओ विचार आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये द्विवेदी युग की बहुत बड़ी विशेषता है। अगर एनालिसिस किया जाए तो द्विवेदी युग की ये पंक्ति मैथिली शरणगुप्त के किस ग्रंथ में से ली गई है? ये भारत भारती में विश्लेषण जब किया गया था तब की ये बात है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी? आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, ये भारत भारती की पंक्ति है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्ति नहीं है? मुख्य प्रवृत्ति नहीं है की बात यहाँ पर की गई है। राष्ट्रीय चेतना है, बिल्कुल है। भाषा का परिसंस्कार, बिल्कुल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो यही किया था, आपको इसका संज्ञान होगा ही। पूंजीवाद का विरोध, ये नहीं है, ये प्रगतिशील और प्रगतिवाद में जाकर के आगे बात बनेगी पूंजीवाद की, तो ये यहाँ द्विवेदी युग में नहीं लक्षित होता है। इतिवृत्तात्मकता विशेष द्विवेदी युग की बहुत खास विशेषता है कि वहाँ इतिवृत्तात्मकता भरी पड़ी है। सवाल नंबर 33, कौन सा खंड काव्य रामनरेश त्रिपाठी का नहीं है? रामनरेश त्रिपाठी के जो खंड काव्य हैं या ना जो उनकी रचनाएं हैं, मलिक, पथिक, सोपन, ये इनकी रचनाएं हैं। पंचवटी जो है वो इनकी रचना नहीं है। पंचवटी रचना किसकी है? कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, भ्रमरदूत के रचनाकार कौन है? भ्रमरदूत जो है रचना जो है सत्यनारायण कविरत्न की है। सत्यनारायण कविरत्न की रचना थी भ्रमरदूत। ठीक है, अगले सवाल नंबर 35 की तरफ आता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है? छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है। देखिए, छायावाद में भावुकता भर भर के पड़ी है, भावनाओं का संयोग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यथार्थ से लगाव, ये नहीं है, ये छायावाद की विशेषता नहीं है। जबकि प्रेम और सौंदर्य जो है वो छायावाद में देखने को आपको जरूर मिलता है। कल्पना विलास, ये भी आपको छायावाद में देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 36 जो है, प्रकृति प्रेम की दृष्टि से छायावाद का कौन सा कवि सर्वाधिक मुखर है? प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत आप नाम जानते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत जो है प्रकृति प्रेम के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। अगला सवाल, गजानंद माधव मुक्तिबोध का। गजानंद माधव मुक्तिबोध ने अपने लेखन में किस विचारधारा को सर्वाधिक प्रभावित किया? मुक्तिबोध मार्क्सवादी विचारधारा से संबंध रखते हैं, तो ये मार्क्सवाद जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से महाकवि निराला की कौन सी कविता प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित है? मैंने कहा था पूंजीवाद का विरोध करते हुए प्रगतिशील प्रगतिवादी जो धारणाएं बनेंगी वहाँ, और वहाँ जो एक रचनाएं थी, अबे सुन बे गुलाब वाली, कुकरमुता, ये जो रचना महाकवि निराला की है, कुकरमुता, ये प्रगतिशील विचारधारा की थी, यानी कि प्रगतिवादी विचारधारा से ये रचना थी। तार सप्तक जो है वो अज्ञे ने शुरू किया था। तो तार सप्तक का प्रकाशन जो होता है 1943 में होता है। दूसरा सप्तक आया था 1951 में। ठीक है, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक कब आया, ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नंबर सवाल 40, रामधारी सिंह दिनकर की किस काव्य कृति में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? जातिवाद की समस्या को किस कृति में उठाया गया है? इसमें आप सबको पता है रश्मि रथी बिल्कुल सही उत्तर है। रश्मि रथी में ये चीज़ें उठाई गई हैं। नेक्स्ट, किस छंद में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं, 11 और 13 पर यति होती है। तो वो कौन सा छंद है? 11, 13 पर यति, टोटल 24, तो वो रोला छंद होता है। कौन सा छंद होता है? रोला छंद होता है। नेक्स्ट, किस छंद का प्रथम और अंतिम अक्षर एक सा होता है? प्रथम और अंतिम अक्षर जिस छंद का एक होता है उस छंद का नाम है कुंडली छंद, यानी कि कुंडलिया छंद में ये चीज़ होती है। पहला और अंतिम जो लास्ट के अक्षर होते हैं वो सेम सेम होते हैं। अगली एक वाक्य है, उसमें आपको शब्द शक्ति बतानी है। सिंह अखाड़े में उतरा,
आपके पास वाक्य है सिंह अखाड़े में उतरा। इसमें आपको बतानी है कौन सी शब्द शक्ति है। जी हाँ, बात तो सही है, इसमें सिंह अखाड़े में उतरा बताया गया है, ये लक्षणा है, तो सीधा दिख रहा है हमें, ये लक्षणा है। नेक्स्ट एक और सवाल शब्द शक्ति से ही संबंधित, चिर जीवो जोरी जुरो जुरे क्यों न सने सब गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। दोबारा बोल रहा हूँ पंक्ति को, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। तो ये इसमें आपको बतानी शब्द शक्ति कौन सी है, तो ये शब्द शक्ति जो है व्यंजना यहाँ पर आ जाएगी। सवाल नंबर 45, जब एक ही शब्द कई बार एक ही अर्थ में आए, एक शब्द बार बार आए उसका अर्थ एक ही हो और भाव को सुंदर बनाए, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और जब एक ही शब्द अलग अलग आए उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। जब एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके हों वहाँ श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो ये अंतर होता है छोटा सा, इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट एक और, को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय फिर क्यों परकत पाएं। फिर बोल रहा हूँ पंक्ति, उसमें आपको अलंकार बताना है, को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय फिर क्यों परकत पाएं। तो इन पंक्तियों में सभंग सलेस वक्रोति अलंकार जो है वो आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, विभाव अनुभव व्याभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये भरत मुनि का सूत्र आप सबको जबानी याद होगा, नाट्य शास्त्र की ये बात। नेक्स्ट, रस संबंधी के बात है, रस निष्पत्ति के संबंध में शास्त्रार्थ में आचार्य अभिनव गुप्त द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा कहलाता है। अभिनव गुप्त ने जो दिया था अभिव्यक्तिवाद दिया था। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद बहुत ही फेमस है। निर्वेद, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, तो निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, शांत रस का स्थायी भाव है। अनुभव कितने होते हैं, अनुभव कितने होते हैं, अनुभव जो होते हैं 4 होते हैं, 4 होते हैं अनुभव। तोप किस भाषा का शब्द है, तोप जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है, तोप तुर्की भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, 2 निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने पर या आने के कारण उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं। 2 निर्दिष्ट अक्षर, वर्ण या अक्षर जो होते हैं उनके पास पास आने से संधि होती है। शब्द पास पास आते हैं तो वहाँ समास होता है, तो यहाँ संधि जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला एक वाक्य है और आपको बताना है वाक्य पढ़ करके वो वाक्य कैसा है। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। जिसने यानी कि ये जो है मिश्र वाक्य है, जिसने शब्द बता देगा आपको, ये मिश्र वाक्य है। ठीक है। नेक्स्ट, जिस समास में पहला शब्द प्राय प्रधान होता है तो वो एक ही केस में होता है। हम कई बार आपसे बताते हैं कि पहला शब्द जहाँ प्रधान होता है वहाँ एक ही कारण हो सकता है कि वो अव्यय होना चाहिए, तो अव्ययभाव समास पहले पद प्रधान जहाँ होता है वहाँ ये होता है। अगला एक और सवाल, आचार विचार, आचार विचार में कौन सा समास है। पहला पद प्रधान है, दूसरा पद भी प्रधान है, दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर जब होता है तो 2 में द्वंद्व होता है, तो इसका सही उत्तर जो आ जाएगा वो आ जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है। सवाल नंबर 56 जो है आइए देख लेते हैं क्या है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है। जगत जमानाथ, जगत जमानाथ व्यंजन संधि का ये उदाहरण बन जाएगा। अगला सवाल, लड़के को मैंने नहीं देखा, लड़के को मैंने नहीं देखा उपयुक्त वाक्य में पदक्रम की दृष्टि से सही स्थानांतर को निर्दिष्ट कीजिए। इसमें लड़के को मैंने नहीं देखा, अब यहाँ इसको स्थानांतर करना है तो ये आ जाएगा कर्ता और कर्म का आप स्थानांतर करते हैं तो आपका उत्तर एकदम सही बन जाता है। नेक्स्ट, जिसे केवल पढ़ना लिखना आता हो उसको हम क्या बोलेंगे। जिसे केवल पढ़ना लिखना आता हो यानी कि अक्षर वो जानता हो तो साक्षर हो जाता है वो। ठीक है। अगला सवाल 59 नंबर, निम्नलिखित में से आपको बताना है तत्सम शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। अग्नि, अम्य, अनार्य और अक्षर, ये 4 आपके पास विकल्प हैं। आप बताइए कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तत्सम तद्भव शब्द हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से
सर्वनाम संबंधी अशुद्ध वाक्य को निर्दिष्ट आपको करना है। 4 वाक्य आपके पास हैं, आपको बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है केवल सर्वनाम के कारण। देखिए, उनके पास बहुत सोने हैं, सोना है, ठीक है चलेगा, लेकिन उनके पास सही लगा हुआ अपनी जगह। तुम इसका दाम देते जाओ, ये भी सही है। मैं संकल्प लेता हूँ इस वर्ष कड़ी मेहनत करूँगा, ये भी सही है। तुम तुम्हारे घर जाओ। अब जब तुम प्रयोग हो चुका है तो तुम्हारे प्रयोग करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, तो तुम्हारे ये उत्तर जो है वो गलत हो जाएगा। तो सवाल नंबर 61 की तरफ आते हैं। एक अच्छे रिपोर्ट लेखक की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती? एक अच्छा रिपोर्ट लेखक जो होता है कभी भी पूर्वधारणा बना करके काम नहीं करता, इस बात को आप याद रखेंगे। तो लक्षित विषय के संबंध में पूर्वलिखित लेखन का अनुकरण जो करता है वो एक अच्छा लेखक नहीं करता। वो वहाँ पर जाएगा, शोध करेगा, शुद्ध भाषा में उस विषय को सरल तरीके से उस पर अपने विचार रखेगा। पूर्व निर्धारित जो उसका एक हाइपोथेसिस है उसके ऊपर वो काम नहीं करता है। ठीक है। सवाल नंबर 62, एक अच्छे फीचर में क्या नहीं होना चाहिए? फीचर की जो विचार होते हैं, वैचारिक दृष्टि से फीचर को उत्तेजित नहीं होना चाहिए, उत्तेजक विषय हमें नहीं उठाना चाहिए। हम जिज्ञासा जगाने वाला विषय उठा सकते हैं, घटनाओं की तथ्यात्मक जानकारी देने वाला विषय उठा सकते हैं, मनोरंजन के तत्व होने चाहिए उसमें शिक्षण के साथ साथ, लेकिन उत्तेजना जो है वो नहीं होनी चाहिए। सवाल नंबर 63, एक अच्छे व्यावसायिक विज्ञापन का गुण क्या नहीं होता? अगर एक विज्ञापन, कोई उत्पाद का विज्ञापन हम कर रहे हैं, एक ऐसा विज्ञापन जो अनिच्छा प्रकट कर दे तो उसको कौन खरीदेगा? तो एक अच्छा विज्ञापन नहीं माना जाता। तो अनिच्छा गुण जो होता है, उत्पाद के प्रति अनिच्छा व्यक्त करना, वो अच्छे उत्पाद का विज्ञापन नहीं माना जाता है। सवाल नंबर 64, रेडियो लेखन में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? रेडियो लेखन में आपको पता है दृश्यात्मकता गायब रहती है, चाक्षुष प्रत्यक्षीकरण ही गायब रहता है। शब्द होते हैं, ध्वनि होती है, संगीत होता है, कल्पना होती है, बिंब होते हैं। जैसे मैं अब आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें आप मुझे ना देख पा रहे हैं, आप केवल मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, ध्वनि सुन पा रहे हैं, या कल्पना बना पा रहे हैं, अपने दिमाग में बिंब बना पा रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग भी जस्ट एक रेडियो की तरह आप तक प्रसारित हो रही है। तो दृश्यात्मकता इसमें नहीं है, तो ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 65, पटकथा के दृश्यांकन में किसकी भूमिका नहीं होती? पटकथा के दृश्यांकन में लेखक की भूमिका नहीं होती है। अगला, समाचार पत्र से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो समाचार पत्र को ध्यान में रखिए कि संपादकीय के महत्व को प्रतिपादित आपको करना है। संपादकीय के महत्व के विषय में कौन सा कथन गलत है वो छांटना है। संपादकीय मीडिया समूह की वैचारिक प्रतिबद्धता के लिए महत्वपूर्ण होता है, ये नहीं है। संपादकीय पाठक वर्ग की तटस्थ वैचारिक सोच के विकास करने के लिए महत्वपूर्ण होता है, ये होता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो ये आ जाएगा आपका, संपादकीय पाठक वर्ग की तटस्थ वैचारिक सोच का विकास करने के कारण महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहा नहीं है अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। ये आत्मकथ्य जो है जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। ये किस में संकलित है? ये लहर में संकलित है, आत्मकथ्य कविता भी है। अगला सवाल नंबर 68 है, निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग का उद्देश्य क्या था? भ्रमर गीत प्रसंग का उद्देश्य क्या था आपको ये बताना है। तो इसमें सबसे बड़ी बात निर्गुण ब्रह्म का प्रचार प्रसार ये है, और दूसरा ऑप्शन है गोपियों की सांसारिक आसक्ति का प्रदर्शन। तीसरा है मध्यकालीन समाज में व्याप्त सगुण और निर्गुण के द्वंद्व में भक्ति की प्रतिष्ठा। चौथा है कि ज्ञान मार्ग और योग की प्रतिष्ठा। भ्रमर गीत प्रसंग जो आया है वो आपको पता है ज्ञान मार्ग और योग, इसकी बात जो है वो वहाँ पर की गई है, तो ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 69, मैं क्यों लिखता हूँ? पाठ जो अज्ञे का है, पाठ के आधार पर अज्ञे ने लेखन की किस प्रेरणा को सही और सच्चा मानक है? उन्होंने कहा है जब आप अपनी आंतरिक विवस्था से मुक्त हो जाते हो तब आपका सही लेखन आता है। प्रत्यक्ष अनुभूति होती है और वो आंतरिक विवस्था से आपको मुक्त करवाने के लिए आप लिखते हैं। तो आंतरिक विवस्था से मुक्ति पाने के लिए लेखन जो होता है वो इसलिए लेखक लिखता है। सवाल नंबर 70,
भ्रष्टाचार के खिलाफ समाज में कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की मिसाल कायम करने वाले मुंशी वंशीधर का चित्रण प्रेमचंद की किस कहानी में है? वंशीधर मुंशी जो है वो कहानी थी नमक का दरोगा, ये एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कबीर का सवाल है, कबीर के विषय में कौन सा कथन गलत है? कबीर जो है सगुण साकारवादी हैं, ये गलत कथन है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। कबीर निर्गुण उपासक हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना दर्शन विवेचन से आक्रांत महाकाव्यात्मक है? सुमित्रानंदन की कौन सी रचना है जिसमें दर्शन नहीं है? लोकायतन है, लोकायतन महात्मा गांधी के बारे में है, वो रचना जो है वो दर्शन विवेचन से आक्रांत काव्य है, लोकायतन। ठीक है, ये इसका उत्तर आ जाएगा। 73 नंबर, किस साहित्यकार ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है? एक नया सवाल, स्मृति यात्रा यज्ञ किस साहित्यकार ने अपनी आत्मकथा को कहा है? और इसका जो सही उत्तर है वो आ जाएगा हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। नेक्स्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी रचना कथात्मक रेखा चित्र मानी जाती है? कथात्मक रेखा चित्र जो मानी जाती है बिलेसुर बकरीहा, ये किनकी रचना थी जो कथात्मक रेखा चित्र मानी जाती है? सवाल नंबर 75, बहुत फेमस पंक्ति, खेती न किसान को भिखारी को न भीख, बली बनी को बनिज न चाकर को चाकरी, ये तुलसीदास की पंक्ति, तुलसीदास की कवितावली यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कहीं ना कहीं, तो ये कवितावली में से ली गई पंक्ति है। सवाल नंबर 76 जो है वो कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध में आत्मसम्मान, संघर्ष और जिजीविका का पाठ पढ़ाया गया है? एक निबंध था हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सीरीज के फूल में आत्मसम्मान और संघर्ष और जिजीविका की बातें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही हैं। तो ये सवाल थे। उसके बाद अपठित गद्यांश आ जाता है, इसको हम यहाँ पर रहने देते हैं, विराम दे देते हैं। 76 क्वेश्चन जो हैं हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। तो 80 प्रश्नों में से हमने ये सवाल कर लिए हैं। तो थैंक यू सो मच आपका बने रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। फिर हम एक अगले वीडियो के साथ आप तक जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।